सशक्त पंचायत के लिए नेत्री अभियान की शुरुआत किया गया है। सशक्त पंचायत के लिए नेत्री अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो शुरू किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा अभी एक योजना शुरू किया गया है और ये योजना का नाम है सशक्त पंचायत के लिए नेत्री अभियान। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि नेत्री अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है, यानी किस मंत्रालय ने नेत्री अभियान की शुरुआत किया है, तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? सशक्त पंचायत। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया इसको? पंचायती राज मंत्रालय। अगर बात कर ले भारत सरकार के केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो आंसर कीजिएगा ललन सिंह। ललन सिंह, ललन सिंह उर्फ, आप लोग ध्यान रखिएगा, राजीव रंजन है ना, श्री राजीव रंजन। ललन सिंह उर्फ श्री राजीव रंजन। और ये जो है बिहार के ही रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। यही है केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज मंत्री। पंचायती राज्य मंत्री अभी कौन है भारत सरकार के केंद्र मंत्री में? तो ललन सिंह और या उसी का अन्य नाम क्या है? श्री राजीव रंजन। इसी के द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के अंदर नेत्री अभियान की शुरुआत किया। ये नेत्री अभियान की शुरुआत क्यों किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, नेत्री अभियान की शुरुआत किया गया। अभी देखते हैं कि हम लोग पंचायतों में प्रतिनिधि के रूप में मुखिया है महिला और उनका प्रतिनिधि के रूप में सारा काम करते हैं उनके हस्बैंड। इसी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि महिलाओं को भागीदारी, महिलाओं को आगे लाने के लिए, फ्रंट पे लाने के लिए, उनके लिए एक योजना शुरू किया गया जिसका नाम क्या है? नेत्री अभियान। नेतृत्व कौन करेंगे? अब महिलाएं ही करेंगे। यानी कि अभी तक क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत के अंदर में मुखिया है महिला, तो उनका जितना भी काम करता है देखिएगा ज्यादातर लोग जो है उनके हस्बैंड काम करते हैं उनके स्थान पे, या उनका बेटा काम करता है। तो ये इस चीजों को रोकने के लिए, इस चीजों को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के अंदर में एक अभियान शुरू किया गया जिसका क्या नाम है? नेत्री अभियान। तो सीधा आप लोग ध्यान रखिएगा, पंचायतों में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत क्यों किया गया है? पंचायतों में महिलाओं की नेतृत्व को बढ़ाने के लिए क्यों किया गया है? पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी है ना, महिलाओं का नेतृत्व को बढ़ाने के लिए, महिलाओं का नेतृत्व को बढ़ाने के लिए आपको यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए पंचायतों में महिलाओं का नेतृत्व को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू किया गया, कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? नेत्री अभियान। नेत्री अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय के अंदर। पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है अभी? ललन सिंह या राजीव रंजन। अगर बात कर ले ये पंचायती राज है ना, और इसकी शुरुआत कहां पर, ये नेत्री, इसके बारे में पहले समझ लीजिए कि नेत्री अभियान की शुरुआत कहां से हुई है? नई दिल्ली के विज्ञान भवन से। नई दिल्ली के विज्ञान भवन से अभी इसका शुरुआत हुआ है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन से। इसके अलावे अगर हम लोग बात कर ले इस पंचायती राज से, पंचायती राज की शुरुआत ध्यान रखिएगा, पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम कहां पर हुई? सर्वप्रथम शुरुआत जो हुआ ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज की शुरुआत होती है राजस्थान के नागौर में। कहां पर? राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज का गठन होता है ना। और इसका जो शुभारंभ उद्घाटन करते हैं देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा पहली बार पंचायती राज की शुरुआत करता है। कहां पर? राजस्थान के नागौर में। कब? 2 अक्टूबर 1959। लेकिन एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, लेकिन ये तो शुरू किया था, गठन हुआ था, लेकिन अगर चुनाव की बात करेगा, पंचायती राज की चुनाव सर्वप्रथम कहां पर हुई थी? चुनाव की बात करेगा कि पंचायती राज के लिए सर्वप्रथम चुनाव किस राज्य के अंदर हुआ, तो आंसर कीजिएगा आंध्र प्रदेश। क्या आंसर करना है? आंध्र प्रदेश। चुनाव सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश के अंदर में, आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम चुनाव हुआ था। इसके अलावे एक सवाल और ध्यान रखिएगा, ये पंचायती राज में 50% का आरक्षण देने वाला, महिलाओं को आरक्षण देने वाला 50% का आरक्षण
महिलाओं को, है ना, आरक्षण महिलाओं को देने वाला पहला राज्य, महिलाओं को आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा वो है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। यानी कि पंचायती राज में 50% का आरक्षण महिलाओं को देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। इसके अलावा थोड़ा बहुत और ध्यान रखिएगा, पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज का प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद की बात करेगा, अनुच्छेद वैसे गठन की बात करेगा तो अनुच्छेद 40 के अंदर में पंचायती राज का गठन का प्रावधान है ना। पंचायती राज का जो गठन है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 40। इस अनुच्छेद 40 के अंदर में पंचायती राज का गठन है। और अगर अनुसूची की बात करेगा, अनुसूची है ना, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, अनुसूची, ये अनुसूची 11 के अंदर में, अनुसूची 11 जो जोड़ा गया, ये जोड़ा गया था 73वां, है ना, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची 11 जोड़ा गया। और इस अनुसूची 11 के अंदर में क्या प्रावधान रखा गया? पंचायती राज। क्या रखा गया था? पंचायती राज। और इस अनुसूची 11 के अंदर में कुल मिला के 29 विषय शामिल हुआ। कुल कितने विषय शामिल है? 29 विषय शामिल है। और लेकिन ये जो लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन, ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू होता है? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल 1993 को ही 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, रक्षा महानियंत्रक जिसको सीजीडीए के नाम से जानते हैं, सीजीडीए का पदभार यानी नए सीजीडीए का प्रभार किसने संभाला है? इसके लिए जो सही आंसर होगा रक्षा लेखा महानियंत्रक, है ना, रक्षा लेखा महानियंत्रक। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि रक्षा लेखा महानियंत्रक ये नए बनाए गए हैं, किसने इसका पदभार संभाला है? रक्षा लेखा महानियंत्रक नए कौन बने? तो ध्यान रखिएगा मयंक शर्मा, डॉक्टर मयंक शर्मा, है ना, बढ़िया प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। डॉक्टर मयंक शर्मा जो है हाल ही में इनको रक्षा लेखा महानियंत्रक के पद पर अपॉइंट किया गया। रक्षा लेखा महानियंत्रक, ध्यान रखिएगा, रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बनाए गए अभी? डॉक्टर मयंक शर्मा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वर्तमान समय में सीएजी के हेड कौन है? सीएजी, इसके बारे में अगर पूछा जाए सीएजी वर्तमान समय में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो ध्यान रखिएगा संजय मूर्ति। वर्तमान समय में सीएजी के हेड कौन है? संजय मूर्ति। इसके अलावा ध्यान रखना है हम लोगों को सेबी, है ना, सेबी के हेड कौन है? सेबी के हेड कौन है? तो ध्यान रखिएगा तुहित कांत पांडे जो है वर्तमान समय में सेबी के हेड है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर, वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर की बात करेगा तो संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा वर्तमान समय में आरबीआई के क्या है? हेड है, गवर्नर है। अगर इसके अलावा थोड़ा ध्यान रखिएगा आरबीआई हो गया, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और ये अगर क्रम की बात करेगा तो 51 नंबर का है ये सीजेआई। वो कौन है? हाँ, तो ये है संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। संजीव खन्ना वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। इसके अलावा याद रखना हम लोगों को चीफ इलेक्शन कमीशन, है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं अभी जो बनाए गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो ज्ञानेश कुमार, है ना, इनको बनाया गया है, ज्ञानेश कुमार बनाया गया। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया, जरूर ध्यान रखिएगा। ये सीएजी कौन है वर्तमान समय में? संजय मूर्ति है। सेबी के हेड कौन है? तुहित कांत पांडे है। आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि
आप कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो क्रम की बात करेगा तो 51 नंबर का, और वो कौन है? संजीव खन्ना है। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करेगा यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो कौन है? ज्ञानेश कुमार। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया आप लोगों के लिए जो प्रश्न पूछा था। रक्षा महानियंत्रक यानी सीजीडीए का पदभार किसने संभाला है? यानी रक्षा लेखा महानियंत्रक जो नए बनाए गए हैं, जिसको अपॉइंट किया गया वह डॉक्टर मयंक शर्मा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, विश्व शांति केंद्र। विश्व शांति केंद्र की स्थापना हाल ही में कहां पर हुई? अगर विश्व शांति केंद्र की बात करेंगे स्थापना का, कि विश्व शांति केंद्र की स्थापना कहां पर हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम। और ये गुरुग्राम है कहां पर? हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर है गुरुग्राम, यहीं पर विश्व शांति केंद्र की स्थापना हाल ही में हुआ। तो ये अगर आप लोग से बात करेगा, ये विश्व भारत का पहला, भारत का तो पहला है ही, और भारत के साथ साथ में विश्व का पहला है। दोनों याद रखिएगा, भारत या विश्व का पहला। विश्व का पहला, इस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। विश्व का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित हुआ है? गुरुग्राम में। यह प्रश्न पूछा जाएगा, भारत में पहला विश्व शांति केंद्र की स्थापना कहां पर हुई है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम किस राज्य के अंदर है? हरियाणा के अंदर। इसके अलावा अगर बात करेगा इसकी स्थापना किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा, जैन आचार्य लोकेश मुनि ने। जैन आचार्य लोकेश मुनि, जैन आचार्य लोकेश मुनि ने स्थापना किया है हाल ही में किसका? विश्व शांति केंद्र का। जैन आचार्य लोकेश मुनि ने हाल ही में स्थापना किया किसका? विश्व शांति केंद्र का। अगर इसके बारे में थोड़ा सा बात करें ना, जैन आचार्य लोकेश मुनि को यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा इसको सम्मानित भी किया जा चुका है ना। यूएसए के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ये किससे संबंधित है? जैन आचार्य लोकेश मुनि। और इसी जैन आचार्य लोकेश मुनि ने हाल ही में विश्व शांति केंद्र की स्थापना कहां पर किया? गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा राज्य के अंदर है। इसका उद्देश्य क्या है, इसको भी समझिए। अध्यात्म, शांति और मेडिटेशन के उद्देश्य से। अध्यात्म साथ में शांति, अध्यात्म शांति प्लस मेडिटेशन, इन सभी उद्देश्य से, मेडिटेशन, इन सभी उद्देश्य से विश्व शांति केंद्र की स्थापना किया गया है। कहां पर? गुरुग्राम के हरियाणा में। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, भारत का पहला यानी देश का पहला संविधान संग्रहालय, भारत का पहला यानी देश का पहला संविधान संग्रहालय की स्थापना कहां पर हुई है? भारत का पहला संविधान संग्रहालय, संविधान संग्रहालय। अगर इसके बारे में बात करेगा, भारत का पहला संविधान संग्रहालय की स्थापना ये सोनीपत में स्थापना किया गया है। कहां पर? सोनीपत। और सोनीपत भी कहां पर है? हरियाणा का ही एक जिला है सोनीपत। और इसके अलावा एक प्रश्न याद रखिएगा, भारत का पहला हड़प्पा सभ्यता का, है ना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय ये कहां पर स्थापित किया गया है? इसके बारे में संग्रहालय ये है राखीगढ़ी में। कहां पर है? राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी भी कहां पर है? हरियाणा के अंदर। थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे भारत में जो ये राखीगढ़ी है, हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया गया, हड़प्पा सभ्यता का। राखीगढ़ी के बारे में एक सवाल जरूर ध्यान रखिएगा, ये हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है ना। बढ़िया प्रश्न, यहाँ से कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यही राखीगढ़ी है। लेकिन अगर प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। और ये मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर है। कहां पर है?
पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला जो वहीं पर ये मोहनजोदड़ो है वर्तमान में। लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन अगर आप लोग से प्रश्न पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो आंसर क्या करेंगे? राखीगढ़ी। वैसे अगर सीधा सामान्य सा प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ है। कब हुआ है? 1922 में। और इसका जो खोज किया है राखल दास बनर्जी ने। इसका खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने इसका खोज किया है मोहनजोदड़ो का, जो कि 1922 में। और किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। ये जो मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये मोहनजोदड़ो है ना, इसी को मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को अगर बात कर ले, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में, मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में किस नाम से जानते हैं? मृतकों का टीला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। वैसे आप लोगों से जो प्रश्न पूछा गया था कि विश्व शांति केंद्र की स्थापना कहां पर हुई है? गुरुग्राम, जो कि हरियाणा के अंदर में है। ये जो विश्व शांति केंद्र, ये विश्व के साथ साथ में भारत का पहला है। भारत या विश्व का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर है? गुरुग्राम। कहां पर है ये? हरियाणा के अंदर। और इसकी स्थापना किसने किया है? जैन आचार्य लोकेश मुनि ने, है ना। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। जैन आचार्य लोकेश मुनि ने इसकी स्थापना किस उद्देश्य से? अध्यात्म, शांति और मेडिटेशन के उद्देश्य से विश्व शांति केंद्र की स्थापना किया गया है। अगर आपसे बात करेगा जैन आचार्य मुनि, लोकेश मुनि के बारे में, तो यूएसए के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनके द्वारा इनको सम्मानित किया जा चुका है। वैसे एक्स्ट्रा फैक्टर, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है? सोनीपत। ये जो सोनीपत है कहां पर है? हरियाणा में ही एक जिला है। इसके साथ में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बनाया गया है? राखीगढ़ी, जो कि कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है कि हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? नवरत्न। अभी हाल ही में जो दो कंपनी, ध्यान रखिएगा, दो कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। एक तो दिया गया आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी, और ये 25वें नंबर का है ना। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। 25वें नंबर का कंपनी है आईआरसीटीसी, जिसको कि नवरत्न का दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ में एक और है कंपनी जो है आईआरएफसी, आईआरएफसी, इसको 26वें नंबर का दर्जा दिया गया है नवरत्न का कंपनी का। इस तरह से अगर बात किया जाए कि वर्तमान समय में भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितना है, तो 26 है। कितना है? 26। 26वें नंबर का कौन सा है? आईआरएफसी है। और 25वें नंबर का जो है वो आईआरसीटीसी है। आईआरसीटीसी को तो कौन नहीं जान रहा है। अभी हाल ही में भारत के अंदर में रेलवे के अंदर पूरा का पूरा एक कंपनी है जो बड़ी कंपनी है आईआरसीटीसी। पूरा उसकी व्यवस्था को देख रहा है, चाहे टिकट बनाना हो, चाहे खाना मंगाना हो रेल के अंदर में, या और भी किसी तरह का व्यवस्था करवाना हो, उसके लिए कौन सा है? आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी बड़ी कंपनी है। रेलवे में खान पान के साथ साथ में ठहरने की सुविधा, है ना, और भी जो भी जुगाड़ है वो सारा का सारा कौन देखती है? आईआरसीटी। और साथ साथ में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये फाइनेंस के बारे में अगर बात करेगा तब कौन है? आईआरएफसी। इस दोनों कंपनी को अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। 25वें नंबर का है आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 26वें नंबर का ये नवरत्न कंपनी। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा महारत्न कंपनी। वर्तमान समय में महारत्न कंपनी की संख्या कितना है? तो महारत्न जो है वो कुल मिला के 14 महारत्न है। और सबसे नवीनतम जो है वो कौन है? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, है ना। एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये 14वें नंबर का कौन सा कंपनी है? महारत्न। तो आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा भारत के कितने ऐसे कंपनी जिसको महारत्न का दर्जा दिया गया है, तो वो है कितना है? 14। साथ साथ में मिनी रत्न का भी जरूर ध्यान रखिएगा। मिनी रत्न, तो मिनी रत्न के कंपनियों की जो संख्या है वो कुल मिला के कितना है? 65 है। कुल मिला के 65 है। मिनी रत्न 65 है, महारत्न 14 है, और नवरत्न कितना है? तो 26 है ना। अभी हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो दो कंपनी ध्यान रखिएगा, एक तो है आईआरसीटीसी, दूसरा है आईआरएफसी।
ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया किससे संबंधित, हाल ही में रेलवे के कंपनी जो जिसको कि नवरत्न का दर्जा दिया गया। अगर रेलवे की यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है तो रेलवे के बारे में ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बार जो रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में, और रेलगाड़ी का जो नाम था वो ब्लैक ब्यूटी था। और साथ में ध्यान रखिएगा दूरी जो तय किया था वो दूरी 34 किलोमीटर था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चलाने का श्रेय जाता है तो वो लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलवाया था मुंबई से थाने के बीच में, दूरी 34 किलोमीटर, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। जो है नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिश्चियन स्टोकर को किस देश का संघीय चांसलर बनाया गया? अभी हाल ही में क्रिश्चियन स्टोकर को किस देश का संघीय चांसलर बनाया गया? तो इसके बारे में जानिए। ये जो क्रिश्चियन स्टोकर है ये इनको किस देश का संघीय चांसलर बनाया गया है? तो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर जो बनाए गए हैं, ऑस्ट्रिया, है ना। ये ऑस्ट्रिया के बारे में, ऑस्ट्रिया के जो नए संघीय चांसलर बनाए गए हैं वो कौन बने हैं? क्रिश्चियन स्टोकर। ये इसको ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया के नए संघीय चांसलर, ऑस्ट्रिया के नए संघीय चांसलर कौन बने हैं? संघीय चांसलर कौन बने हैं? वो बने हैं क्रिश्चियन स्टोकर। क्रिश्चियन स्टोकर जो है संघीय, क्रिश्चियन स्टोकर, ये जो क्रिश्चियन स्टोकर है ऑस्ट्रिया के नए संघीय चांसलर बनाए गए। ऑस्ट्रिया के बारे में बात करें, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पर है? वियना। और ये जो वियना है किस नदी के किनारे है? इसको भी ध्यान रखिएगा, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, डेन्यूब नदी। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पर है? वियना। और वियना किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे। ऑस्ट्रिया के बारे में बात करेगा ना तो एक क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा, यहीं पर तेल निर्यातक देशों का जो संगठन जिसको कि ओपेक के नाम से जानते हैं, इस ओपेक का हेडक्वार्टर है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना की। ये बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओपेक। और इसी ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना के अंदर। और ये वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी। एक सवाल जरूर ध्यान रखिएगा हमेशा आप लोग कि ये ऑस्ट्रिया है और इस ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पर है? ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और एक है ऑस्ट्रेलिया, दोनों अलग अलग है। ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग है। और इस ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर बात करेगा तो इसकी राजधानी कैनबरा। कहां पर है? कैनबरा। दोनों अलग है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रिया है जिसकी राजधानी वियना है और ये ऑस्ट्रेलिया है जिसकी राजधानी कैनबरा है। और ये ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे। इसी वियना के अंदर में ओपेक का हेडक्वार्टर है। और इसी ऑस्ट्रिया के अभी नए संघीय चांसलर बने हैं जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है क्रिश्चियन स्टोकर। ये बढ़िया प्रश्न हुआ, इस क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के नए चांसलर, संघीय चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे। और इसी वियना के अंदर में तेल निर्यातक देशों का संगठन जिसको कि ओपेक के नाम से जानते हैं, इस ओपेक का हेडक्वार्टर है। क्लियर है इतना? प्रश्न जो दिया गया है, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? यानी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य के अंदर होता है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के अंदर। किस राज्य में? उत्तराखंड। और जैसा कि इसमें दिया गया प्रश्न में ही कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ये किससे संबंधित है? महिलाओं के रोजगार से। इसमें होगा क्या कि ध्यान रखिएगा, वो विवाहित महिला या तलाकशुदा महिला या दिव्यांग महिला या किसी पर आश्रित, क्या क्या नोट डाउन कर लीजिएगा, वो विवाहित महिला या फिर तलाकशुदा या फिर दिव्यांग या फिर किसी अन्य पर आश्रित ऐसी महिलाओं को, है ना, सरकार क्या देगी? राशि देगी, सहायता सहयोग राशि देगी। और सहयोग राशि यानी उसको रोजगार देगी, रोजगार, है ना, स्वरोजगार। और इस स्वरोजगार के लिए राशि जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? 2 लाख रुपया, है ना। कितना? 2 लाख दिया जाएगा। और इस 2 लाख में
ध्यान रखिएगा 75% जो है अनुदान रहेगा। 75% क्या है? अनुदान है। आपको जो वापस करना है वो कितना? 25% लाभार्थी का, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में किस राज्य के अंदर में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुआ है, तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा बात करें तो उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन? इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल, यहाँ के जो गवर्नर है वर्तमान समय में वो है गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह वर्तमान समय में उत्तराखंड के क्या है? राज्यपाल है। उत्तराखंड के अंदर में विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो कितना है? 70 विधानसभा सीट है। और लोकसभा सीटों की बात करें, लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 5 है ना। अगर बात करते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड एक नया राज्य बना किस राज्य से अलग होकर? उत्तराखंड जो एक राज्य बना किस राज्य से अलग होकर? तो उत्तर प्रदेश से। और ये कब बना है? 2000 ईस्वी में, है ना। 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना जिसका नाम है उत्तराखंड। और साथ में ध्यान रखिएगा इसी उत्तराखंड को देवों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड को देवों की नगरी के नाम से जानते हैं इनको। उत्तराखंड को क्या कहते हैं? देवों की नगरी। यूके समझ जाइएगा, ये उत्तराखंड देवों की नगरी के नाम से किस राज्य को जानते हैं? उत्तराखंड को देवों की नगरी। उत्तराखंड एक नया राज्य बना किस राज्य से अलग होकर? उत्तर प्रदेश से। और किस वर्ष? 2000। और इसी उत्तर प्रदेश में एक नया योजना शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री एकल महिला रोजगार योजना। इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और ये इस किसके लिए है? तो महिलाओं के लिए। कौन महिला? तो अविवाहित, तलाकशुदा, दिव्यांग और आश्रित, किसी पर आश्रित वैसे महिलाओं को वहां पर सरकार 2 लाख का पैकेज देगी, जिसके अंदर की 75% का अनुदान रहेगा और 25% लाभार्थी का देना है। तो उसमें से किसी भी तरह का वो अपना काम कर सकते हैं और अपने आप पे डिपेंड हो सकते हैं। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया किससे संबंधित? उत्तराखंड से, है ना। ठीक।